गुड मॉर्निंग बच्चों, फिर से स्वागत है आपका एक बार ऑनलाइन क्लासेज में। देखिए, हम आपके चैप्टर नंबर 28, ठीक है ना, जो आज आपका इस वीडियो के अंदर कंप्लीट हो जाएगा। कितना नंबर चैप्टर? 28 नंबर जो चैप्टर है आज के इस वीडियो के अंदर कंप्लीट हो जाएगा। हमारा जो चैप्टर था वो क्या था? रिप्रोडक्टिव सिस्टम इन ह्यूमन, ठीक है, ये चैप्टर का नाम था। हमने इस चैप्टर के अंदर क्या क्या पढ़ लिया? इस चैप्टर के अंदर हमने जो मानव में एक तो कौन सा था? मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, ठीक है, नर जनन तंत्र पढ़ा था। और एक हमने पढ़ लिया था फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम की बात चल रही थी। फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में हमने जो प्राथमिक जननांग था ओवेरी, अंडाशय, जिसके बारे में विस्तार से वर्णन किया था, ठीक है। इसके अलावा हमने जो सहायक जननांग थे उनकी भी हमने बात की थी, जैसे ओविडक्ट है, यूटेरस है, वेजाइना है, और भग भाग जो था उनकी बातें कंप्लीट कर ली थी। इसके अलावा बार्थोलिन ग्रंथियां जो भग भाग के अंदर थी उनकी हमने कंप्लीट बात जो है वो कर ली थी। आज के इस वीडियो में हम जो बात करेंगे वो स्तन या मैमल बोलते हैं एवं छाती की बात करेंगे, ठीक है। ये आपका अंतिम टॉपिक रहा। इसके बाद में यौनारंभ, प्यूबरिटी और दे रखा है, उसकी बात जो है वो करेंगे। देखिए, सबसे पहले इसको समझना जरूरी है, स्तन या छाती क्या है। देखिए, ये जो होते हैं ये महिला के अंदर या मादा के अंदर सहायक जननांग की तरह कार्य करते हैं। किसकी तरह कार्य करते हैं? सहायक जननांग की तरह कार्य करते हैं। हम डायग्राम सहित इनकी बात करेंगे। सहायक जननांग की तरह कार्य करते हैं। और भी हमने बहुत सारे सहायक जननांग जो है वो पढ़े, ये भी सहायक जननांग की तरह कार्य करते हैं। फिर प्रश्न ये बनता है क्यों, कैसे काम करते हैं, क्या इनका जो है महत्व होता है, सहायक जननांग की तरह ये कार्य करते हैं। देखिए प्यारे बच्चों, स्तन या छाती की बात करते हैं तो यहाँ पे सीधा मैं आपको शुरुआत में बता रहा हूँ, जो दूध है या दूध ग्रंथियाँ जो हैं वो इन्हीं में पाई जाती हैं और इनसे दूध का जो है श्रावण किया जाता है। क्या किया जाता है? दूध का श्रावण किया जाता है। दूध श्रावण का जो टॉपिक था वो हमने 34 नंबर चैप्टर मेंस्ट्रुअल साइकिल इन ह्यूमन के अंदर भी पढ़ा था। वहाँ पे भी मैंने आपको बताया था प्रोलेक्टिन है, सोमेटोट्रोपिन है, ठीक है, उन हार्मोनों द्वारा, ऑक्सीटोसिन है, उनके द्वारा दूध श्रावण को प्रेरित किया जाता है, जिससे जो नवजात शिशु है वो उस दूध को मादा से प्राप्त करता है। और ये भी कहा था, ये भी बताया जाता है, ये भी सलाह दी जाती है कि प्रथम 6 महीने तक नवजात शिशु को मादा का ही दूध पिलाना चाहिए, जिससे वो विभिन्न संक्रमणों से बच सकता है, ठीक है। देखिए क्या होते हैं इसमें, अगर हम बात करें स्तन एवं छाती में, तो इसके जो ये हैं, ये स्तन ग्रंथियों से युक्त एक जोड़ी स्तन जो है वो उपस्थित होते हैं। मादा के अंदर कितने जोड़ी? एक जोड़ी स्तन होते हैं। कहने का मतलब है 2 स्तन होते हैं। और जो दुग्ध ग्रंथियों से जुड़े हुए होते हैं, किन से जुड़े हुए होते हैं? दुग्ध ग्रंथियों से जुड़े हुए होते हैं। ये स्तन जो होते हैं ये वक्ष के सामने अर्थात छाती वाला जो भाग होता है, वक्ष के सामने जो अंशीय पेशियां होती हैं, कौन सी पेशियां? अंशीय पेशियां होती हैं, उनके आगे पाए जाते हैं या उनसे जुड़े हुए रहते हैं। अंशीय पेशियों के आप बोल सकते हैं ऊपर स्थित होते हैं। तो ये पहली बात हो गई कि एक जोड़ी स्तन होते हैं और ये वक्ष के सामने अंशीय पेशियों के ऊपर स्थित होते हैं। बात करते हैं संरचना की। इनकी जो संरचना है वो किस प्रकार की होती है? तो देखिए, संरचना की बात करते हैं, डायग्राम सहित इनकी बात करते हैं।
प्रत्येक जो स्तन होता है उसमें श्योंजी उत्तक से बनी हुई 15 से 20 नलिकाकार संरचनाएं पाई जाती हैं। कितनी संरचनाएं पाई जाती हैं? 15 से 20 नलिकाकार संरचनाएं जो है वो पाई जाती हैं या कोष्ठीय पालियों का बना हुआ होता है। देखिए सबसे पहले मैं आपको स्टार्टिंग से बताता हूँ स्तन की संरचना। स्तन की संरचना की बात जो है वो करते हैं। देखिए संरचना की बात करते हैं तो ये इस प्रकार से पंसलियां होती हैं। क्या होती हैं? पंसलियां होती हैं। ये इस प्रकार से जो है पंसलियां होती हैं। ठीक है, ये इस प्रकार से पंसलियां स्थित होती हैं। पंसलियों के बाद में अंशपेशियां पाई जाती हैं। क्या पाई जाती हैं? इस प्रकार से अंशपेशियां पाई जाती हैं और इन अंशपेशियों के बिल्कुल ऊपर ये स्थित रहती हैं। इन अंशपेशियों के बिल्कुल ऊपर ये क्या रहती हैं? स्थित जो है वो रहती हैं। ठीक है, देखिए किस प्रकार से। सबसे पहले श्योंजी उत्तक की 15 से 20 इस प्रकार से कोष्ठीय पालियां पाई जाती हैं। क्या पाई जाती हैं? कोष्ठीय पालियां पाई जाती हैं। इस प्रकार से कोष्ठीय पालियां जो है वो पाई जाती हैं और इन श्योंजी उत्तक से बने हुए पालियों के अंदर वसा उपस्थित होती है। क्या उपस्थित रहती है? वसा उपस्थित रहती है। क्या उपस्थित रहती है? वसा जो है वो उपस्थित रहती है। इस प्रकार से जो है वसा उपस्थित जो है वो रहती है। अब इन कोष्ठ जो पालियां हैं श्योंजी उत्तक से बने हुए, इसके बाद में तुम्बिकाएं पाई जाती हैं इस प्रकार से आगे। ठीक है, और इन तुम्बिकाओं से क्या है? नलिकाएं निकलती हैं। क्या निकलती हैं? नलिकाएं निकलती हैं। इस प्रकार से नलिकाएं निकलती हैं। इस प्रकार से क्या निकलती हैं? नलिकाएं निकलती हैं। ये नलिकाएं जो हैं आगे चलकर एक भाग पर केंद्रित हो जाती हैं। आगे चलकर इस प्रकार एक भाग पर केंद्रित हो जाती हैं। एक भाग पर क्या हो जाती हैं? केंद्रित हो जाती हैं। ठीक है, उस भाग को अगर हम बात करें तो उस भाग को कहा जाता है, क्या कहा जाता है? उस भाग को निप्पल या चूचक बोल सकते हो। निप्पल या फिर क्या कहा जाता है? चूचक कहा जाता है। ये जो चूचक बना हुआ है ये विभिन्न दूध ग्रंथियों द्वारा यहाँ पे एकत्रित होने के कारण बना है और जो चूचक जो होते हैं वो 0.5 mm के छिद्र होते हैं। लगभग 15 से 25 छिद्र होते हैं। लगभग कितने छिद्र होते हैं? 15 से 25 छिद्र जो है वो होते हैं। इसके अलावा ये क्या हो गई? दूध ग्रंथियां हो गई। क्या हो गई? दूध ग्रंथियां हो गई। ठीक है, ये यहाँ पे तुम्बिका हो गया। ठीक है, ये अगर हम बात करें तो ये श्योंजी उत्तक हो गए। क्या हो गए? श्योंजी उत्तक हो गए। ठीक है, ये यहाँ पे क्या हो गया? वसा हो गया। ये जो है ये क्या हो गए? पंसलियां हो गई। ठीक है, इनकी अगर बात करें तो ये अंशपेशियां हो गई। क्या हो गई? अंशपेशियां। इस प्रकार से प्यारे बच्चों एक स्तन की संरचना होती है। इसमें और आपको बताता हूं, ये चूचक जो भाग होता है इनसे दूध स्रावित होता है। इनसे क्या होता है? दूध स्रावित। इनके पास वनकित भाग हो जाता है। इनके पास का भाग वनकित हो जाता है, जिसे क्या कहा जाता है? स्तन परिवेश कहा जाता है। क्या कहा जाता है? स्तन परिवेश कहा जाता है। क्या कहा जाता है? स्तन परिवेश कहा जाता है। जबकि बाकी जो भाग है, चारों ओर का जो भाग है वो क्या है? उभरा हुआ, वसा जमाव के कारण उभरा हुआ हो जाता है। क्या रहता है? उभरा हुआ रहता है। ये जो भाग है ये क्या रहता है? उभरा हुआ भाग जो है वो रहता है। ठीक है, इस प्रकार से इन दूध ग्रंथियों द्वारा दूध का स्राव किया जाता है। स्राव होने के बाद में दूध ग्रंथियां यहाँ पे आके खुलती हैं, जिससे शिशु जो है इस चूचक के माध्यम से क्या है? दूध का जो है स्राव या दूध को जो है वो ग्रहण कर सकता है। इसके अलावा अगर बच्चों बात करते हैं किसकी? कि स्तन ग्रंथियों की वृद्धि एवं कार्य का जो नियंत्रण है, इस पूरी क्रिया का नियंत्रण जो है उसमें महत्वपूर्ण तो है प्रोलैक्टिन।
प्रोलेक्टिन, इसके अलावा सोमेटोट्रोपिन, सोमेटोट्रोपिन है। इसके अलावा अगर हम और बात करते हैं तो एस्ट्रोजन, प्रोजेस्टेरोन, एस्ट्रोजन है, ठीक है, प्रोजेस्टेरोन है, एस्ट्रोजन, प्रोजेस्टेरोन। इसके अलावा ऑक्सीटोसिन। इन हार्मोनों द्वारा क्या है, इसकी पूरी क्रिया को क्या किया जाता है, कंट्रोल जो है वो किया जाता है। इसके अलावा प्यारे बच्चों, दूध में अगर हम बात करते हैं तो दूध में वसा होती है, लैक्टोज, केसिन, लाइसोजाइम, कैल्शियम, विटामिन व कई महत्वपूर्ण पदार्थ पाए जाते हैं। जब शिशु का जन्म होता है तो उसे प्रथम बार जो दूध आता है स्तनों से, उसे तो खीस बोला जाता है, क्लोस्ट्रिम, ठीक है। और डॉक्टर भी सलाह देता है 6 महीने तक जो बच्चा है उसको क्या है, मादा का ही दूध पिलाना चाहिए, जिससे क्या होगा, वो विभिन्न जो बीमारियां हैं उनसे बच सकेगा, या इनके अंदर प्रतिरक्षी होती हैं जो उसकी क्या करती हैं, रक्षा करती हैं। तो प्यारे बच्चों, ये तो था स्तन या छाती या उसकी संरचना जो सहायक अंग की तरह कार्य करती है। तो डायग्राम आपको बनाना, इस प्रकार का डायग्राम जो है वो होता है। अब एक टॉपिक आपके और रहा है जिसके बारे में आपको और बता देता हूं साथ ही, यौनारंभ। क्या टॉपिक रहा है, यौनारंभ, प्यूबरिटी बोला जाता है, ठीक है। देखिए प्यारे बच्चों, यौनारंभ की बात करते हैं, यौवन प्लस आरंभ। जब बाल्यावस्था होती है उस समय जो बालक और बालिकाएं होती हैं उनमें जो जनन अंग होते हैं वो अपरिपक्व होते हैं। जनन अंग क्या होते हैं, अपरिपक्व होते हैं। और अपरिपक्व जनन अंग जब परिपक्व हो जाते हैं और उनमें जनन करने की क्षमता विकसित हो जाती है तो उस कंडीशन को क्या कहा जाता है, उस कंडीशन को क्या कहा जाता है, उस कंडीशन को कहा जाता है यौनारंभ। उस कंडीशन को क्या कहा जाता है, यौनारंभ। देखिए इससे पहले मादा जनन तंत्र हमारा कंप्लीट हुआ तो एक प्रश्न ये भी बनता है कि जो नर है और जो मादा है इनमें से कौन सा तंत्र सबसे ज्यादा जिम्मेदारी, कौन सा तंत्र लेता है। तो सबसे ज्यादा जिम्मेदारी जो है वो मादा जनन तंत्र लेता है। अब इसका कारण भी पूछ सकता है कि क्यों लेता है मादा जनन तंत्र। तो प्यारे बच्चों, मादा जनन तंत्र इसलिए इनकी जिम्मेदारी लेता है, अधिक जिम्मेदारी इसलिए लेता है कि मादा जनन तंत्र द्वारा सबसे पहले तो एक युग्मक बनेगा, अंडाणु, तो अंडाणु निर्माण करता है। चलो हम मान लेते हैं नर जनन तंत्र भी शुक्राणु निर्माण करता है, ओके, ठीक है। उसके बाद में दूसरा कार्य, मादा जनन तंत्र का जो योनि भाग है उसके द्वारा ये शुक्राणुओं को ग्रहण करता है। चलो मान लेते हैं सेशन द्वारा शुक्राणुओं को वहां पे भेजा जाता है, लेकिन यहाँ तक इनके बराबर कार्य होते हैं। इसके बाद नर का कोई काम नहीं होता है, जबकि काम पूरा आगे की जनन की प्रोसेस में मादा का काम होता है। जनन के बाद निषेचन की क्रिया मादा के अंडवाहिनी में होती है। उसके बाद में गर्भ धारण के लिए अनुकूल जो परिस्थितियां वो प्रदान करना, भ्रूण को 9 महीने तक गर्भाशय में रखना, ठीक है। उसके बाद में योनि भाग द्वारा उसे प्रसव की क्रिया होना, ठीक है, नवजात शिशु को जन्म देना। शिशु को जन्म देने के बाद भी स्तनों द्वारा उसको क्या है, जो दूध है उसका स्तनपान करवाना, ठीक है ना, दूध को उसको पिलाना, ठीक है, जो चूचक माध्यम से पिलाया जाता है। इस प्रकार से महिला या मादा जनन तंत्र जो होता है वो सबसे ज्यादा जिम्मेदारी निभाता है। तो हम बात कर रहे थे यौनारंभ की। यौनारंभ अपरिपक्व जनन अंगों का परिपक्व होकर और जनन की क्षमता उनके अंदर विकसित होना ही क्या कहलाता है, यौनारंभ कहलाता है। प्यारे बच्चों, यौनारंभ की जो क्रिया है वो पुरुषों से ज्यादा महिला में पहले आती है, या बोल सकते हैं बालक से ज्यादा बालिकाओं में ये पहले आती है, ठीक है। अगर हम बालिकाओं में बात करें तो 12 से 14 वर्ष की उम्र में, 12 से 14 वर्ष की उम्र की या आयु में क्या है, यौनारंभ शुरू हो जाता है। अब इसके लक्षण क्या होंगे, यौनारंभ की हम बात करेंगे, मेंस्ट्रुअल साइकिल का स्टार्ट होना, मेंस्ट्रुअल साइकिल का क्या होना, स्टार्ट होना। इसके अलावा जनन अंगों का थोड़ा बड़ा होना, ये बातें होती हैं, हम अंतर करेंगे अभी। दूसरा, अगर हम लड़कों के अंदर बात करें तो ये 14 से 16 वर्ष की आयु में शुरू होते हैं। कब होते हैं, 14 से 16 वर्ष की आयु में शुरू होते हैं। प्यारे बच्चों देखो, यौनारंभ ये होता है, ठीक है, इनमें स्टार्ट हो जाते हैं।
अब डिफरेंस और दे रखा है आपके, क्या दे रखा है, डिफरेंस दे रखा है, अंतर दे रखे हैं। तो प्यारे बच्चों अंतर की अगर बात करते हैं, देखो अंतर एक तरफ नर के यौनारंभ वाले लक्षण बता देता हूँ, इन्हें द्वितीयक गौण लैंगिक लक्षण भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है, द्वितीयक गौण लैंगिक लक्षण भी कहा जाता है। तो द्वितीयक गौण लैंगिक लक्षण के अंदर अगर हम बात करें तो नर के बात कर लेते हैं। तो नर के जनन अंग जैसे वर्षण है, वर्षण कोश है, इसके अलावा अन्य अंगों के जो आकार है उसमें वृद्धि होना, ठीक है, उनके आकार में क्या होना, वृद्धि होना। इसी प्रकार इसी लक्षण के समरूप अगर मादा में बात करें तो योनि भाग है, ठीक है, अन्य भाग जो है जनन अंग है उनका वृद्धि करके बड़ा होना या आकार में बड़ा होना। दूसरा अगर हम बात करें तो वर्षणों के आकार में वृद्धि तो होती है नर के अंदर, और वो शुक्राणु निर्माण भी कर सकता है। क्या शुरू हो जाता है, शुक्राणु निर्माण उसका शुरू हो जाता है। मादा के अंदर बात करते हैं तो मादा में अंडाणु निर्माण की प्रक्रिया जो है वो शुरू हो जाती है। इसके अलावा वृद्धि किसकी होती है, स्तन की वृद्धि होना शुरू हो जाती है। स्तन जो होते हैं उनकी वृद्धि होना क्या हो जाती है, शुरू हो जाती है 12 से 14 वर्ष की आयु के बाद, ठीक है। इसके बाद अगला अगर हम बात करें तो पुरुषों के अंदर आवाज का भारी होना, आवाज क्या हो जाती है, थोड़ी भारी हो जाती है। जबकि महिलाओं के अंदर अगर बात करते हैं तो आवाज जो है वो महीन हो जाती है, पतली हो जाती है। आवाज क्या हो जाती है, महीन, पतली या मधुर हो जाती है। इसके अलावा अगर हम बात करें तो शरीर के, नर के अंदर शरीर के विभिन्न भाग हैं, जनन अंग है, वहाँ पे शरीर के ऊपर भी बाल विकसित हो जाते हैं, त्वचा तेलीय हो जाती है। लेकिन महिला के सभी भाग, पूरे शरीर पे जो बाल हैं वो उपस्थित नहीं होते हैं। इसके अलावा नितंब जो होते हैं, श्रोणी भाग जो होता है, श्रोणी भाग जो है वो थोड़ा बड़ा हो जाता है महिलाओं के अंदर। इसके अलावा बात करते हैं तो नर के अंदर जो हार्मोन है, टेस्टोस्टेरोन हार्मोन है, मुख्य नर हार्मोन है। इसके अलावा LH हार्मोन, FSH हार्मोन, ठीक है, इनकी वृद्धि होना शुरू हो जाती है। जबकि महिला के अंदर अगर बात करें तो LH, FSH, प्रोजेस्टेरोन, एस्ट्रोजन आदि हार्मोन की क्या है, वृद्धि होना शुरू हो जाती है। तो ये थे यौनारंभ में डिफरेंस। साथ में मैंने दोनों के आपके इन्हें गौण लैंगिक लक्षण भी बोला जाता है। क्या बोला जाता है, गौण लैंगिक लक्षण भी बोला जाता है। इस प्रकार से आपकी स्तन की संरचना हो गई, ठीक है। अब हम जो है आगे वाले चैप्टर की बात करेंगे कि कौन से चैप्टर की बात करते हैं, वो अगले वीडियो के अंदर करेंगे। इस प्रकार से आपका 28 नंबर चैप्टर जो है वो कंप्लीट हो जाता है। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।